ओके, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास चैप्टर काइनेमेटिक्स। द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फोर्स, यानी सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्टडी करना, उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। आप उस रीजन को डिस्कस नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो मूव हो रहा है। यू आर डिस्कसिंग द पैरामीटर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका डिस्टेंस, उसका स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव होना स्टार्ट हुआ, ये अभी हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं करते। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? काइनेमेटिक्स के ओ लेवल्स में 3 पैरामीटर्स हैं, यानी 3 सेक्शंस कवर करने हैं आपने। पहला, डेफिनेशंस एंड इक्वेशंस। दूसरा, टर्मिनल वेलोसिटी। और तीसरा, ग्राफ्स। ग्राफ के अंदर 2 चीजें आपके पास सबसे ज्यादा आती हैं, एक इंटरप्रिटेशन एंड कैलकुलेशन, और दूसरा ग्राफ कन्वर्जन। डिस्टेंस टाइम को स्पीड टाइम में कन्वर्ट करना, स्पीड टाइम को एक्सेलरेशन टाइम में कन्वर्ट करना, इसके सवालात सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं। क्लियर? थम्स अप करें बेटे, क्लियर। डेफिनेशंस की बात करें, इसी के साथ फॉर्मूला भी देख लेते हैं रिस्पेक्टिव। सबसे पहले होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बेटा? द डिफरेंस ऑफ लेंथ between 2 points is known as distance. दो पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ होगी उसको आप कहते हैं डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। मैं कहता हूं इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के दरमियान की लेंथ है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? अब आपके पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट है मीटर्स। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या डिस्टेंस विद डायरेक्शन। अब आपके पास, अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं इस तक जाने के। जो सबसे शॉर्ट रास्ता होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? क्लियर है जी? ये अच्छा जी, यहां तक बात समझ में आती है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल होता है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो है मीटर्स। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज स्पीड, तो आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ बहुत सारे लोग आगे दोबारा पर यूनिट टाइम लिखते हैं विच इज इनकरेक्ट। इस रेट का मतलब भी पर यूनिट टाइम, तो आप इसके आगे दोबारा से पर यूनिट टाइम नहीं लिखेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में। फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेकेंड है और एक सेकेंड में 10 मीटर्स कवर हो रहे हैं, तो आपकी स्पीड कितनी हुई? 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये बात समझ आती है बेटा? थम्स अप करने बेटा। क्लियर? अयान, समीर, सिमरा, आमना, अलीना, जोहेर। अब स्पीड की टाइप्स हैं। तीन टाइप्स हैं। कांस्टेंट स्पीड, which is also known as uniform speed, variable speed, and average speed. मैंने ये कहा जोहेर कि आपके पास 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो कहलाएगा स्पीड। क्या अब बात समझ में आती है? यहां तक क्लियर है? एरज, मोहम्मद अली खान, समीर, सिमरा, क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अब देखते हैं इनकी टाइप्स को। कांस्टेंट स्पीड से मुराद
मैं ये कहता हूं कि ये मेरी टोटल जर्नी है, मैं इसको एक एक सेकंड में ब्रेक करता हूं। अगर इन ऑल इंटरवल्स माय कवर्ड डिस्टेंस इज सेम, तो मेरी स्पीड की एक वैल्यू है एंड दैट इज टर्म्ड एज कांस्टेंट स्पीड। यानी हर इंटरवल में मेरे पास इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो मेरी स्पीड की वैल्यू एक है एंड दैट वैल्यू इज टर्म्ड एज कांस्टेंट स्पीड। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो में जवाब दिएगा। कांस्टेंट का दूसरा नाम यूनिफॉर्म। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि अब हर सेकंड में मेरे पास कवर होने वाला डिस्टेंस अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। तो कहीं स्पीड ज्यादा, कहीं स्पीड कम, कहीं स्पीड ना होने के बराबर। क्या ये बात समझ आती है? वेरी होगी, वेरिएशन आई। तो आप क्या लिखेंगे? इफ द डिस्टेंस कवर्ड in each interval is different, then the speed is variable. क्लियर? यहां तक बताइएगा जरा। आगे चलें। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज नाम से पता चलता है कि भाई आप एवरेज ले रहे होगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर बात करें, आमना दोबारा सुने, एवरेज स्पीड क्या है कि टोटल ऑब्जेक्ट का कवर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेरिएबल स्पीड ये कि आपके हर इंटरवल के अंदर अब जो कवर्ड डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो जो स्पीड आएगी वो हर इंटरवल की अलग होगी, तो कोई एक वैल्यू तो फॉलो नहीं हो रही ना, उसको आप कहेंगे यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड। क्लियर? अब आते हैं वेलोसिटी पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी भी वही तीन टाइप्स, यूनिफॉर्म, वेरिएबल और एवरेज। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जो एसआई यूनिट है वो मीटर्स पर सेकेंड है। क्लियर? यस या नो में जवाब दीजिए सब।
अलीना, अयान, आगे चलें जी। तूबा, जुहेर। वेलोसिटी और स्पीड का फर्क कितना सा है कि देखो, एक है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, एक है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और एक है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एक में डायरेक्शन नहीं है, एक में डायरेक्शन है। क्लियर जी? अब आते हैं आप एक्सेलरेशन पे। रेट ऑफ change of velocity it is a vector quantity the SI unit is meters per second square. Final velocity minus initial over time. Clear? Yes या no में जवाब दें if it is clear. Done? अच्छा जी, अब आते हैं जरा इंटरेस्टिंग चीज पर। That is graph. इससे पहले कि हम ग्राफ शुरू करें, दो चीजें आपने याद रखनी है। एक, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और एक ग्रेडियंट बिहेवियर। अशल, आईपैड का चार्जर निकाल के दो, बैटरी कम। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। आप सबको ग्रेडियंट का फॉर्मूला आता है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, बेस इनटू हाइट। और अगर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स
multiply by max height. क्लियर? जोहेर कॉपी क्यों करना है? ये मैं भेज दूंगा, अभी तो सिर्फ समझो। क्या फॉर्मूले क्लियर है? अब आते हैं जी आगे, असल काम है वो है ग्रेडियंट एंड शेप्स। किस शक्ल का क्या ग्रेडियंट और क्या मतलब है? लेकिन सबसे पहले आसान तरीन, अगर आपकी शेप ये है ग्राफ की, तो आपका कांस्टेंट नॉन जीरो पॉजिटिव ग्रेडियंट है। क्या ये बात समझ में आती है? कोई एक वैल्यू होगी और यही चलती रहेगी। अब अगर ये डिस्टेंस टाइम है तो ये स्पीड होगी, अगर ये स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम है तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। क्या ये बात समझ आती है? यस या नो में जवाब दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। जोहेर, तूबा, सुलेमान। जोहेर को नहीं आई। अलीना देखो, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो इसका ग्रेडियंट अगर आप निकालोगे तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि नॉन जीरो होगी, यानी जीरो नहीं होगी, और पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या क्लियर है अलीना एंड जोहेर? जोहेर, जान, जोहेर अभी भी समझ नहीं आई? देखो, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मैथ्स में तुम लोगों ने ग्रेडियंट क्या पढ़ा है? कांस्टेंट। अब ये ऐसे जा रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और कांस्टेंट है, नॉन जीरो होगा। अब क्लियर है? अगर आपकी शेप ये है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट नॉन जीरो नेगेटिव ग्रेडियंट। आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो नेगेटिव है, डिसेलरेट कर रहा है। -1, -2, -3, -4। माइनस मीन्स डायरेक्शन। क्लियर? शेप नंबर 3, अगर आपकी शेप हॉरिजॉन्टल है
तो दिस मीन्स योर ग्रेडियंट इज 0। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो दिस मीन्स यू आर एट रेस्ट। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होगा so this means you are moving with constant speed। क्लियर? ये बताइए कि तो इसका मतलब ये है कि दैट योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड which also means that the acceleration is 0। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपके ग्राफ की शेप हॉरिजॉन्टल है तो दिस मीन्स यू हैव नो ग्रेडियंट। तो आपका ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो यू आर एट रेस्ट, और अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो यू आर मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर स्पीड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एंड योर एक्सेलरेशन इज 0। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। नहीं अयान नवेद, बिल्कुल भी नहीं, कांस्टेंट हो जाएगी। ये अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो थ्रू आउट दिस टाइम यू आर मूविंग विद दिस स्पीड ना। अब आते हैं फोर्थ केस। अगर आपकी लाइन वर्टिकल है so this means your gradient is infinite। क्लियर यहां तक ये बात? इसकी पिक्चर ले लीजिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। एक सेकंड दे देना, पेजेस ऐड करना भूल गया था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आखिरी दो शेप्स। तो डिस्टेंस टाइम शुरू करें।
अगर आपके ग्राफ की शेप कुछ ऐसी है तो दिस मीन्स योर ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, और इस जगह का ग्रेडियंट क्या है, जीरो। तो ओवरऑल आपका ग्रेडियंट कम होते होते जीरो हो गया। क्या ये बात समझ में आई? पहले एक कांस्टेंट वैल्यू थी, फिर कम होते होते जीरो हो गई। कोई मसला इसका बताइए if it is clear। दोबारा सुन लें। आपका ग्रेडियंट यहाँ कांस्टेंट था, फिर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होना शुरू हुआ और होते होते क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो। यानी आप क्या कहेंगे, द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। क्लियर? और आखिरी शेप होगी आपकी ये, यहां ग्रेडियंट इनफाइनाइट होने जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। क्या ये बात समझ में आती है? बताइएगा बेटा, अगर ये क्लियर है तो। अब आते हैं अपनी अगले पॉइंट जो कि मेजर है, वो है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो क्या है, वो है उसके की पॉइंटर्स। और वो क्या है कि हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम आएगा, हमेशा वाई एक्सिस पर डिस्टेंस आएगा। आपके ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आती है जी? यस। डन। अच्छा जी, अब एक ग्राफ है डिस्टेंस टाइम जिसको कन्वर्ट करना है स्पीड टाइम में।
आसान सा ग्राफ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक ग्राफ है जी। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि इसको, ये डिस्टेंस टाइम में है, इसको कन्वर्ट करो स्पीड टाइम में। आपको अभी अभी पढ़ाया गया कि अगर ये डिस्टेंस टाइम है और इसको आपने स्पीड टाइम में कन्वर्ट करना हो, तो आपको याद होगा मैंने बताया था, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, एनी नंबर बट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? लेट सपोज ये 0 था, ये t1 था। 0 से t1 तक योर ऑब्जेक्ट वाज विल बी मूविंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड with a constant value. The speed is not changing. कैसे पता सर फहद? Because of the gradient. इसका gradient constant है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? आमना से लेके जोहेर तक प्लीज रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली। देखें आपसे क्या कह रहा है वो सुलेमान, इसका ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? कांस्टेंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म, बट इसी टाइम इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो हल्का सा आप इसको ट्रांजिशन दिखाएंगे। क्लियर? इसका ग्रेडियंट क्या है? 0। So for this time period, your object was at rest. If it is at rest, it means 0 speed. Clear जी? डन, आगे बढ़े। अब आपको ओ लेवल मैथ से ये पढ़ाया गया है कि द स्टीपर द लाइन द हायर द ग्रेडियंट, ऐसा ही है। तो अगर ये लाइन इसकी स्टीपनेस इससे ज्यादा है तो इसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, इसका ग्रेडियंट कम होगा। लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का ग्रेडियंट क्या होगा? एक का ऊपर आ जाएगा, एक का नीचे आ जाएगा, या एक का ऊपर आ जाएगा दूसरा का नीचे आ जाएगा। That depends on the value of gradient. But we know for sure that the steeper the line, the higher the gradient. तो अब आपके पास ये वाली लाइन का ग्रेडियंट मैं यहां बना देता हूं। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो है इसका ये वाला ग्राफ है, ये तो है आइडियल ग्राफ। प्रैक्टिकल ग्राफ ये है। हल्का सा डिले आता है। क्या ये बात समझ में आती है जी? अब आए जरा क्वेश्चंस पे।
वो सवाल क्या कह रहा है कि द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन ऑफ अ कार फॉर 4 सेकेंड्स। अब आपको पता है स्पीड टाइम का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन है, और जो एरिया है वो टोटल डिस्टेंस है। आपसे क्या मांग रहा है? टोटल डिस्टेंस। आप सबसे गुजारिश होगी आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, वरना इस वक्त ये काम बेकार हो जाएगा पास पेपर्स का। हाथ के हाथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैलकुलेटर सबके पास है। अब एक लाइन ये बन गई, ये हो गया एरिया ए, ये हो गया एरिया बी। तो आपको इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे बेटा? ए का एरिया होगा बेस इंटू हाइट, 10 multiplied by 1, that is 10 meters। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 4 minus 1 into 10, 1/2 3 into 10, 30/2, that is 15। ये 15 और ये एंड हुआ, तो आपके पास कितना आ गया जी? कितना आया आंसर? 25। क्या ये बात समझ में आती है जी? आगे बढ़े। अब वो क्या कह रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट पी से क्यू तक 10 सेकंड में जा रहा है, ये टाइम है। पता कैसे चला कि डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का ग्राफ है? कहाँ लिखा? लिखा था भाई वेलोसिटी टाइम। अभी जब रिकॉर्डिंग आए तो देख लेना। वेलोसिटी पी पे 5 है, क्यू पे 12 है। एक्सेलरेशन निकालो। ये पी है, ये क्यू है। यहाँ है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 सेकेंड में ट्रांजिशन हुई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल ओवर टाइम। 12 माइनस 5 ओवर 10 कितना आता है जी? 12 माइनस 5/10, नहीं, 12 माइनस 5/10, 0.7 बी। क्लियर? टर्मिनल वेलोसिटी भी कराऊंगा। अब आते हैं पेपर 2 पे।
Figure 1.1 shows that the ball is accelerating. Explain how. अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखें यहां से यहां तक कितने हैं 10 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेकेंड। यहां से यहां तक भी 1 सेकेंड है, लेकिन यहां डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक भी 1 सेकेंड है, लेकिन यहां क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इट मींस के द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग ना, क्योंकि अब कवर डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम कम हो रहा है, यानी टाइम उतना ही है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, द कवर्ड डिस्टेंस by the ball in each interval is higher or greater। क्या ये बात समझ में आती है? अब वो आपसे कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में पढ़ा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसने कहा है 1 से 3 के बीच में, 1 पे कितनी है 10 और 3 पे कितना है 100। तो इन दोनों के दरमियान तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1, तो कितना हुआ भाई, कितना सेकंड हुआ ये? The right answer is 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिफरेंस निकालना है ना 1 एंड 3 का। 1 पे डिस्टेंस 0 थोड़ी है, 1 पे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है ना। तुबा अब आ जाएं जी आगे। ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ द कार ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन चेंजेस विद टाइम। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्पीड वेरी कर रही है। लार्जेस्ट एक्सेलरेशन किस पॉइंट की है? लार्जेस्ट एक्सेलरेशन डी तो नहीं हो सकता, हटा दो, क्योंकि इसमें तो स्पीड फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये डीसेलरेशन है। उसने डीसेलरेशन पूछा ही नहीं आपसे। दूसरा, आपको ये पता है द स्टीपर द लाइन द हायर द ग्रेडियंट। सर फादर आप ग्रेडियंट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है स्पीड टाइम का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। तो बी स्टीप है नहीं, सी तो 0 है। सिर्फ ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ए सबसे ज्यादा स्टीप है। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, एक स्पीड टाइम ग्राफ है जो बड़ी शॉर्ट जर्नी का है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कह रहे कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब गौर से सुनना,
अगर मैं डिस्टेंस टाइम भी लीनियर बनाता हूं तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट ग्रेडियंट। डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट स्पीड होता है, तो इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो ये आएगा। मेरा ग्राफ ये है, तो सी नहीं हो सकता। अगर मैंने डी सिलेक्ट करा तो यहां तो स्पीड ही मैंने जीरो कर दी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? जीरो। और डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट होता है स्पीड। अब अगर मैं बी की बात करूं तो जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है मेरा ग्रेडियंट कम हो रहा है ना? तो यहां तो स्पीड बढ़ रही है। सो द राइट आंसर इज ए। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो लिख के जवाब दीजिएगा। सलेमान, इधर देखो भाई। देखो, अगर तुम ये वाली लाइन लेते तो इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट आता। तुम्हारी स्पीड तो बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है। अगर तुम ये लेते तो तुम्हारी स्पीड जीरो थी, ग्रेडियंट क्योंकि जीरो है। अगर तुम ये वाला लेते तो इसका मतलब क्या है? ग्रेडियंट कम हो रहा है। तो तुमने ये वाला लाइन ली जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट आएगा, क्योंकि डायगोनल लाइन का ग्रेडियंट बनाया जाता है टेंजेंट से। और टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट आ सकता है। सुलेमान, अब क्लियर है? ओके। लार्जर फोर्स आ गई तो फोर्सेस का आ गया। हाँ जी, ये आ गया अगला। If figure 1.1 shows a motorcyclist during a race, the motorcycle accelerates along a straight section of the track from a speed of 40 मीटर पर सेकंड to maximum। यानी 40 से एक्सेलरेट करते हुए गया और फिर कांस्टेंट हो गया। यानी यहाँ क्या हुआ होगा? एक्सेलरेशन जीरो इस जगह। तो एक्सेलरेशन क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। मास ऑफ द मोटरसाइकिल इज 180। डिटरमाइन 0 to 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालो। अब ये स्पीड टाइम है, मुझे पता है स्पीड टाइम का ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन होता है। तो मैं 0 से 2 तक की ग्रेडियंट निकालूंगा। ये है y1 40, y2 होगा 52, 50 और 55। तो ग्रेडियंट क्या आएगा बेटा? 55 -40/2 तो कितना हुआ ये? 15/2, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यही आंसर आ रहा है बेटा? चेक करें। चेक करें, 7.5 आंसर है बेटा। ये देखिए, तूबा बेटा ग्रेडियंट निकाला है। ये वाला करें, ये आपका टास्क है, ये अभी करके दें।
आंसर निकालें, कैसे निकलेगी एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे करेंगे? ए कैसे किया यान साहब? गुड, द राइट आंसर इज ए। देख लेते हैं। 3। The right answer is A. Clear? 150 divided by 25. अब देखें, an object travels at a constant speed of 10 meter per second for 10 सेकेंड। यहां तक 10 सेकेंड तक उसकी एक ही स्पीड रही। उसके बाद आखिरी 5 सेकेंड में उसने एक्सेलरेट करा और 20 तक पहुंच गया। आपसे कह रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ये दोनों रीजन निकालने हैं, ए बी सी। आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना चाहे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएं, आप ट्राइंगल रेक्टेंगल करके ऐड करना चाहे वो करें। मुझे आंसर बताएं क्या आएगा? ए होगा बेस इंटू हाइट, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मीटर्स। बी होगा बेस इंटू हाइट 15 माइनस 10 इंटू 10, 5 इंटू 10 इज 50 मीटर्स। सी होगा 1/2, 15 माइनस 10, 20 माइनस 10, 1/2, 5 इंटू 10, 50/2, 25 मीटर्स। तो 25, 50 और 100 इन तीनों को ऐड कर दें तो आपके पास आता है 175 मीटर। क्लियर? Figure 1.1 shows the distance time graph for two cyclists A and B. They start a 500-meter race together but finish the race at different times. Using figure 1.1 to determine the distance between A and B at time t is equals to 20. इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? 200 और इसका कितना है बेटा? उसी टाइम इन पे 220, 230, 240, 260 मीटर्स। इसका 200 है, इसका 260, तो डिफरेंस कितना हुआ? 60 मीटर्स। क्या ये बात समझ में आती है? उस टाइम स्टैम्प पे आपने दोनों डिस्टेंसेस की वैल्यू देख के उनके दरमियान का डिफरेंस निकाल लिया। क्लियर? अब वो क्या कह रहे हैं? द डिफरेंस इन टाइम टेकन बी फॉर द रेस, ये कंप्लीट कर रहा है 38 सेकेंड्स में और ये कंप्लीट कर रहा है 50 सेकेंड्स में। तो 50 माइनस 38 आई गेस 12 सेकेंड्स। क्या ये बात समझ में आती है? अब वो क्या कह रहा है? साइक्लिस्ट सी एक और स्टार्ट करता है सेम टाइम 00 पे। फर्स्ट 200 मीटर वो रेस कर रहा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5, देन एक्सेलरेट करता है और 60 सेकंड पे स्पीड खत्म कर देता है। ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द साइक्लिस्ट सी। पहले कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है और फिर एक्सेलरेट करता है। तो इसका ग्राफ आपका होमवर्क है, ये करके मुझे आप ग्रुप पे डालेंगे। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स। इसकी पिक्चर ले लीजिए अपने पास क्वेश्चन की और मुझे आखिरी 2 पार्ट्स व्हाट्सएप पर मुझे इसकी वर्किंग चाहिए। ठीक है? ग्राफ्स कुछ हद तक क्लियर हुए बेटा? यस या नो में जवाब दें।
ओके, अब चलते हैं आगे। थ्योरी का जो आखिरी पार्ट रह गया हमारा वो कंप्लीट करते हैं। And that was terminal velocity. बेटा टर्मिनल वेलोसिटी से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल क्या है बेटा? When the object moves under the influence of a single force, और वो फोर्स कौन सी हो? ग्रेविटी। तो इसको कहते हैं इट इज सेड टू बी फ्री फॉल मोशन। क्लियर जी? यानी अगर मैं एक बॉल को स्पेस में गिरा दूं तो ये सिर्फ ग्रेविटी की डायरेक्शन में सीधी सीधी आती रहेगी। इसको कहते हैं कि आपके पास स्पेस से मुराद यहाँ जमीन पे, तो आप इसको कहेंगे कि जी ये उस जगह की ग्रेविटी के हिसाब से आ रही। अगर बॉल नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। क्लियर ये बात? डन। अब आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे। और लिखना शुरू करें। द कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टार का मतलब आप सबको पता है, with which the object will move when, अब कंडीशन आई, ऑब्जेक्ट का वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। अब इसको समझते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट बॉल को नीचे गिराया, वो वेट की मदद से नीचे आना शुरू हुआ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कुछ सेकंड के बाद उसमें एक ऑपोजिट फोर्स लगना शुरू हुई जिसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। याद रखिएगा इस वेट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना कम ना ज्यादा। ये एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी। ये बढ़ते बढ़ते जिस टाइम पर एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो जाएंगे, उस टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा, और उस वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? डन। डन। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? पहला ग्राफ देखते हैं, स्पीड टाइम।
बॉल गिरी यानी रेस्ट, स्पीड बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर आके कांस्टेंट हो गई। ये जो कांस्टेंट हुई इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यहां एक्सेलरेशन 0 हो गई। क्लियर जी ये बात? अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहें आप, सरफाद ये कौन सा था? ये था स्पीड टाइम ग्राफ। तो याद रखिएगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, और जब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगी? खत्म हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? अगर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना हो, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये सेक्शन होगा आपका टर्मिनल वेलोसिटी वाला। क्या ये बात समझ में आती है? क्या यहां तक बात समझ में आती है? हाँ, नॉन लीनियर डिस्टेंस बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। ये कांस्टेंट स्पीड है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इसका टेबुलर फॉर्म और आखिरी एक ग्राफ है वो देख लें जो पेपर में आता है। जब आप ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो वेट में कोई चेंज नहीं आता, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, स्पीड पहले 0 होती है फिर बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन कम होते होते 0 हो जाती है, नेट फोर्स कम होते होते 0 हो जाती है। क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आती है? अब इसका आखिरी पैराट्रूपर का ग्राफ, ये पॉइंट है पैराशूट ओपन होने का। ये है टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आती है? नहीं बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ है।
देखें, ऑब्जेक्ट गिरा जीरो रेस्ट से, वेट की वजह से नीचे आना शुरू हुआ, आहिस्ता 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 एक पर्टिकुलर हाइट पर आया जहां से वो पैराशूट खोल सकता है। जहाज से गिरते ही पैराशूट कभी नहीं खोला जाता। जब हाइट पर आ गए, यहाँ पैराशूट खोला तो एकदम से ड्रॉप आता है स्पीड का, क्योंकि अब पैराशूट खो। तो अब आपके पास यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी और इसी से ये लैंड करेगा। क्लियर? डन। आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।